अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th उर्दू मंथली एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर के साथ फुल सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर हम लोगों का 9th क्लास की जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करा दीजिए, और आए भी क्यों ना, क्योंकि आप लोगों की तैयारी कहीं से भी नहीं हो पा रही है। अब आपको एक खुशखबरी मैं दे रहा हूँ कि इसी चैनल पे आपका क्लास 9th की भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और आने वाले इंशाल्लाह कोशिश रहेगी आने वाले हर मंथली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। फाइनली आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन 25 का ही हम लोगों को जवाब देना रहता है। सबसे पहला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 1। शामिल निसाब अफसाना बादे पैमा की दिलरुबा कहानी के मुसन्निफ कौन है। दिलरुबा कहानी ये एक अफसाना है। इनके राइटर, इनके मुसन्निफ, इनके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग आंसर करेंगे कि बादे पैमा की दिलरुबा कहानी के मुसन्निफ राइटर हैं सिकटिफ एंड सिकटिफ। ठीक है, ये जो है एक अंग्रेज़ी राइटर हैं, और अंग्रेज़ी राइटर जो है अंग्रेज़ी में ही लिखे, लेकिन इसको जो है अंग्रेज़ी से कन्वर्ट करके हमारे अनीसुद्दीन मलिक ने इसको जो है कन्वर्ट करके इसको उर्दू में तर्जमा किया है। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 2। ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, सरशार का असल नाम क्या था। ब्रिज नारायण, पंडित नारायण, पंडित रतननाथ, और उसके बाद कृष्णचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित रतननाथ सरशार पूरा नाम है इसका। सरशार जो है ये तखल्लुस किया करते थे। तखल्लुस किसको कहते हैं, वह नाम जो शायर अपना शेर व शायरी में इस्तेमाल करते हैं, वैसे नाम को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। अगला सवाल 3 नंबर पे, सलामत अली दुबैर किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर हैं। सलामत अली दुबैर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सलामत अली दुबैर जो है किस सिन्फ शायरी की वजह से ये फेमस हुए हैं, मशहूर हुए हैं। तो सही आंसर होगा आपका मरसिया निगारी की वजह से ये मशहूर हैं, जाने जाते हैं ये। अगला सवाल 4 नंबर पे, नग़्मे आज़ादी असल में किस ज़ुबान में लिखी गई नज़्म है। ठीक है, नग़्मे आज़ादी यह एक नज़्म है। आपसे पूछा जा रहा है किस ज़ुबान में लिखी गई नज़्म है, मलयालम, तेलुगु, तमिल या फिर कंटर। तो आप लोग जवाब करेंगे सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 5। सरशार की पैदाइश कब हुई। 1847 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, उसके बाद 1849 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो सरसार की पैदाइश होती है 1847 ईस्वी में, लखनऊ में इनकी पैदाइश होती है। ठीक है, याद रखिएगा 1847 ईस्वी आप लोगों को बताया ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1847 लखनऊ में इनकी पैदाइश होती है। सवाल नंबर 6 है आपके पास, फ़ाइज़ कहाँ के रहने वाले थे। तो फ़ाइज़ आप लोग सुने होंगे, फ़ाइज़ दहलवी पूरा नाम है इसका। तो ये दिल्ली के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 7 नंबर पे, बादे पैमा की ये दिलरुबा कहानी का मौजू क्या है। यानी ये जो है किस टॉपिक पे लिखी गई है, इसका मौजू, इसका मजमून जो ये क्या है। तो ये साइंसी मौजू है, साइंसी टॉपिक पे लिखी गई है ये मजमून। ठीक है, अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 8। ध्यान से देखेंगे। फसाने आज़ाद के मुसन्निफ कौन है। फसाने आज़ाद एक चैप्टर का नाम है आपके निसाब में, सॉरी, एक फसाने आज़ाद जो है एक तसनीफ़ है। ये तसनीफ़ किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अगर रतननाथ सरशार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि रतननाथ सरशार जो है फसाने आज़ाद नाम से एक जो है तसनीफ़ लिखे हैं, इसके द्वारा लिखी गई तसनीफ़ है। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 9। दुबैर किस मशहूर शायर के हम असर हैं। हम असर का मतलब होता है सेम उम्र का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी मीर अनीस बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे सभी बच्चे देखेंगे। सबरा नीम को भारती का लक़ब किसने अता किया। ठीक है, सबरा नीम को भारती का लक़ब
किसने अता किया, कौन इसको जो है भारती का लक़ब दिया, कौन ये नाम दिया, ठीक है। तो ये नाम जो है ना इसके ज़मींदारों ने दिया, ठीक है, ज़मींदार ने इसको ये नाम दिया, सबरानीम को भारती का लक़ब दिया। अगला सवाल 11 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, इबरत और नसीहत का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। तो इबरत और नसीहत जो है ना ये नावल से है, इसका नसरी सिन्फ क्या है, ये नावल है। कहने का मतलब ये है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इबरत और नसीहत ये इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, जैसे दास्तान है, अफसाना है, इंशाइया है, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये नावल में रखा गया है। ये क्या है, इबरत और नसीहत, ये नावल के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर पे सभी बच्चे देखेंगे, फ़ाइज़ के बारे में किसने तहकीक की। तहकीक का मतलब होता है रिसर्च किया, ठीक है। फ़ाइज़ के बारे में किसने तहकीक की यानी रिसर्च किया। तो सैयद मसूद हसन रज़वी ने इसके बारे में तहकीक किया यानी रिसर्च किया। सवाल नंबर 13 आता है, शायर के मुताबिक होली में सबके लिबास किस रंग के हो जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लाल रंग के हो जाते हैं। सवाल नंबर 14 है आपके पास, फ़ाइज़ का इंतकाल कब हुआ। 1730, 1738, 1737, 1783। सवाल नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1783 ईस्वी में फ़ाइज़ का इंतकाल हो गया था। सवाल नंबर 15 है आपके पास, लफ्ज़ फ़लक के माना क्या है। तो लफ्ज़ फ़लक का मानी आसमान होता है, ये सब लोगों को पता होगा। सवाल नंबर 16 आपके पास, शामिल निसाब अफसाना बाद पैमा की यह दिलरुबा कहानी किस ज़ुबान का तर्जमा है। यानी बाद पैमा की ये जो अफसाना है इसको किस ज़ुबान से जो है तर्जमा किए हैं। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान से उर्दू में जो तर्जमा किए हैं उसका नाम है अनीसुद्दीन मलिक, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और स्टार्टिंग में ही आप लोग देखे थे मुसन्निफ़ का नाम जो अंग्रेज़ी में लिखे थे, ठीक है, वो अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ था। क्वेश्चन नंबर 1 में ही था वो क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल 17 नंबर पे, सरशार कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का मतलब होता है बाप, बाप का इंतकाल हो गया। तो जब ये 4 साल इसका एज था, उम्र था, तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। सवाल नंबर 18 आता है, सबरानीम भारती का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था। सवाल नंबर 18 का आप लोगों का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु से ये ताल्लुक़ रखते थे, यहीं से इसका ताल्लुक पहचाना जाता है ये, ठीक है, पहचाने जाते हैं। अगला सवाल 19 नंबर पे, किस नज़्म में आज़ादी का गीत गाया गया है। तो नग़्मे आज़ादी में आज़ादी का गीत गाया गया है। नगमा का मतलब गीत ही होता है और नग़्मे आज़ादी आज़ादी का गीत, ठीक है। तो आसान है, आपको याद करने में ये दुश्वारी नहीं होगी। सवाल नंबर 20 आपके पास, लफ्ज़ माह है ये, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे तो माह का मतलब सुने होंगे कि चांद भी होता है। फ़ारसी लफ्ज़ में काफ़ी पुराना लफ्ज़ है फ़ारसी लफ्ज़, ठीक है। माह व अंजुम के क्या मानी है ये आपसे पूछा जा रहा है। ज़मीन और आसमान, चांद और तारे, आग और पानी, इंसान और हैवान। तो माँ वो अंजुम, वाव का मतलब और होता है यानी माँ, और अंजुम ये दोनों का मतलब होता है चांद और तारे या फिर चांद और सितारे बोल सकते हैं आप लोग। तो फाइनल आंसर पता चल चुका आपको, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है 21 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में गज़ल गोई का आगाज़ किस शायर से माना जाता है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने दिया, अमीर खुसरो, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में कब आया। कहने का मतलब ये है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है स्थापना कब हुई। तो 1906 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चे बता रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 23 नंबर पे, अंग्रेज़ों ने बंगाल की तकसीम का फैसला कब किया। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 1905 ईस्वी। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं आप लोगों को पढ़ाने के काबिल हूँ, तो इस क्लास को जितना हो सके अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं। फिर आप लोग इंटरेस्ट रहेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। दूसरी बात यह है कि आप लोग अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, AS उर्दू एजुकेशन नाम से प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, जो नाम चैनल का है, सेम लोगो सेम नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा। वहाँ पे आपको PDF नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए ऐप को डाउनलोड करके आप लोग पहले से रख लीजिए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि बागीचा, इसमें की कौन सी किस्म है। हम लोगों ने
23 नंबर क्वेश्चन शायद नहीं पढ़ा। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने बंगाल की तकसीम का फैसला कब किया। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत बरतानिया से मुराद होता है अंग्रेज़, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल को कब विभाजित किया यानी बांटा, तो बांटा था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। 24 नंबर सवाल है, बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है। बागीचा जो है ना असल में बाग से आया है, बाग का मतलब होता है बड़ा बाग और उसी से बागीचा आया है, तो ये आपका इसमें मुसग्गर हो जाएगा। जिससे छोटापन का जाहिर हो वो आपका इसमें मुसग्गर होता है, यानी बागीचा जो है ना फाइनली पता चला कि इसमें मुसग्गर है ये, ठीक है, जिससे छोटापन जाहिर हो। और इसका पहचान एक है कि लास्ट में जो है ना आपका चेहजर चाह आएगा ज़्यादातर इसमें मुसग्गर की लास्ट में, ठीक है। चलिए अगला सवाल 25 नंबर पे, झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। मोती मुज़क्कर है, पानी मुज़क्कर है, तबीयत ये मुअन्नस है, बिल्कुल आपका परफेक्ट है। तबीयत जो है ख़राब हो गई, तबीयत अच्छी नहीं है, तबीयत बिगड़ गई, इस तरह से हम लोग मुअन्नस के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। मुअन्नस बोलें तो इसी को हम लोग हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, इंग्लिश में इसी को हम लोग मुअन्नस को क्या कहते हैं, फीमेल जात में रखते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मगरिब की ज़िद क्या होगी। मगरिब का मतलब होता है पश्चिम और मशरिक का मतलब होता है मगरिब का मतलब होता है पश्चिम, मशरिक का मतलब होता है पूरब, तो पूरब का पश्चिम, पश्चिम का पूरब, ठीक है। तो मगरिब की ज़िद आपका मशरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास, फूले न समाना का मतलब है, तो फूल एंड समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना, सभी को पता है। 28 नंबर क्वेश्चन, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है, तो ज़हीन जो है ना ये आपका सिफत हो जाएगा, तालिब इल्म का सिफत ज़हीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि ज़ैनब तेज़ है, ठीक है, तो ज़ैनब के अंदर वो टैलेंट पाया गया तेज़पन का, तो उसका सिफत हो गया ना, वो विशेषता विशेषण पाया गया उसके अंदर में, वो उसका सिफत हो गया ज़ैनब का। ज़ैनब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मौसूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़हीन तालिब इल्म जो है यहाँ पे मौसूफ होगा और ज़हीन क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा काम आएगा अभी उर्दू ग्रामर, ये सब क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 हर फील्ड में आपको मिलते रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे शुरुआत में, तो आगे दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला सवाल 29 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, दरअसल में वाव मजहूल की निशानदेही कीजिए। वाव मजहूल किसको कहते हैं, जो वाव खींचकर पढ़ी जाए। अगर हम लोग देखते हैं ख्वाब, यहाँ पे वाव नहीं पढ़ी जा रही है, सिर्फ इशारा की जा रही है, ख्वाब जो है वाव को जो है पूरी तरह से जाहिर नहीं हो रही है। दरख्वास्त इसमें भी वाव जाहिर नहीं हो रही है, और मोर इसमें भी वाव जो है खींचकर नहीं पढ़ी जा रही है। वाव पढ़ी जा रही है लेकिन खींचकर नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन हूर जो है ना, हूर में जो वाव खींचकर पढ़ी जा रही है, इसलिए ये आपका वाव मजहूल हो जाएगा। वह वाव जो खींचकर पढ़ी जाए उस वाव को वाव मजहूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, जिस्म का मुतरादिफ क्या होगा। जिस्म जो है ना आपका, जो जिस्म है उसी को जिस्म कहते हैं। बदन को क्या कहते हैं, शरीर को क्या कहते हैं, जिस्म कहते हैं। उसका ऑपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, रूह हो जाएगा। रूह किसको कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, यानी आपके जिस्म के अंदर जो है वो क्या है, रूह है। जब जिस्म से निकल जाएगी तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ जिस्म बचेगा, शरीर बचेगा, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रूह हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा 30 ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया। फिर आप देखते हैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे टोटल आपको मांग रहा है 10 दिया हुआ है, 10 में से 5 का जवाब मांग रहा है, तो आसानी से हम लोग दे ही सकते हैं। देखिए मजमून बादे पैमा की, ये बादे पैमा की यह दिलरुबा कहानी के मुतरजिम कौन है। मुतरजिम का मतलब होता है कि जिन्होंने तर्जमा किया उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, मुतरजिम कौन है, तो आप लोग बता देंगे, अनीसुद्दीन मलिक, ठीक है। अलिफ नून या सीन, अलिफ लाम दाल या नून, ठीक है, अनीसुद्दीन, और मीम लाम काफ मलिक, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर है आपका सरशार का इंतकाल कहाँ और कब हुआ, तो सरशार का इंतकाल हैदराबाद में 55 साल की उम्र में 31 जनवरी 1903 में हुआ। इतना आप लोग याद रख लेंगे ना तो हो जाएगा, 1903 ईस्वी में हुआ, ठीक है। सरशार का इंतकाल कहाँ कब और कहाँ हुआ, तो हैदराबाद में 1903 ईस्वी में हुआ। पूरा दोबारा बता दे रहा हूँ मैं, हैदराबाद में 55 साल की उम्र में 31 जनवरी 1903 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। 2 क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन। नज़्म नगमे आज़ादी के उर्दू मुतरजिम का नाम लिखिए, आपको पता होगा, बिल्कुल लिखिए। दुबेर के वालिद का क्या नाम था, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, लिख सकते हैं ना, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, तो गज़ल का पहला शेर जो है मतला कहलाता है। यहाँ पे ई नंबर क्वेश्चन का आप लोग लिख लीजिएगा, मतला कितना बना लिए हम लोग, 3, ठीक है। अब और 2 बनाना है।
तो फाइज किस जो है सदी ईस्वी के शायर थे, तो आप लोगों को याद है तो बना लीजिए। मुस्लिम लीग का पहला जलसा कहाँ हुआ था, और इसमें नकरा की तारीफ मिसाल लिखिए। इसमें नकरा किसको कहते हैं, आप लोग लिखिएगा। इसमें नकरा वह इसमें है जिससे किसी आम चीज़ें समझी जाए, जैसे शहर, ठीक है, नदी हो गया, लड़की हो गया, लड़का हो गया, वगैरह वगैरह, ये आपका इसमें नकरा में आ जाएगा। ठीक है, अब है आपके पास सरशार का ताल्लुक किस ख़ानदान से था, तो सरशार का ताल्लुक किस ख़ानदान से था, आपको अगर पता है लिख लीजिए। सबरानीम भारती की बीवी का क्या नाम था, अगर पता है लिख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग जो है एक क्वेश्चन का और बना लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन का, सी वाला का। नग़्मे आज़ादी के उर्दू मुतरजिम का नाम लिखिए, तो इसका नाम है जो है हसरत सहरवर्दी। ठीक है, हसरत सहरवर्दी आप लोग लिख लीजिएगा बड़ी हा से। ठीक है, हसरत सहरवर्दी, सहरवर्दी इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, सहरवर्दी हो जाएगा ना। 3 नंबर, तो टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन का जवाब आंसर आप लोगों को कर दिए, पूरा 5 का 5 आप लोग बना लेंगे, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आपको जो पूछ रहा है, दर्जन सवालों में से किसी 3 सवालों का जवाब लिखिए, दर्जन उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। सब ऑप्शन पे दिया हुआ है। देखिए, मेरा पसंदीदा शायर, अगर आपका कोई पसंदीदा शायर है इस पे मजमून लिख सकते हैं, निबंध यानी इसे लिख सकते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मसला, इसके ऊपर भी आप लोग निबंध लिख सकते हैं। फिर सर्दी का मौसम, इसके ऊपर भी निबंध लिख सकते हैं। इसमें आपको नंबर मिलेगा 5 नंबर, इसलिए 150 वर्ड में ही लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने दोस्त के वालिद के इंतकाल पर एक ताज़ीत ख़त लिखिए और सब्र की तलक़ीन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है ऑलरेडी यहाँ पे 3 क्वेश्चन का, लास्ट वाला 3 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नज़्म नग़्मे आज़ादी का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए, इसका हम लोग करेंगे। नज़्म नग़्मे आज़ादी, इसका मरकज़ी ख़याल पेश करेंगे। उसके बाद सरशार की ज़िंदगी के हालात बयान करेंगे, और फिर यहाँ पे अल्फाज का जो है, अल्फाज का जो है जमा काफ़ी आसान होता है, इसको हम लोग अल्फाज का वाहिद और जमा को बना लेंगे। मस्जिद की जमा होती है मसाजिद, मीम और सीन अलिफ ज़बर सा सिर्फ बरा देना है सीन के साथ। यहाँ पे जो है ना, जिस तरह एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ अलिफ बरा दिए मसाजिद। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। खिदमत की जमा खिदमात, मीम के बाद अलिफ बरा दीजिएगा, खिदमात हो जाएगा। ठीक है, शख्स की जमा अशखास, ठीक है, अलिफ बरा दीजिएगा और खे अलिफ ज़बर खा, फिर स्वाद लिख दीजिएगा। ठीक है, अशखास हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग हक, तो हक की जमा होती है हुकूक, इस तरह से आप लोग लिख देंगे हुकूक। ठीक है, हुकूक, ठीक है ना। अब देखिए कागज़, कागज़ की जमा कागजात, क्या हो जाएगा, काग जी अलिफ ज़बर ज़ा ता साकिन, सिर्फ इस तरह बना देना, अलिफ और ते बना देना है, कागजात हो जाएगा। ठीक, इबादत की जमा इबादत, इबादात, इबादात, दाल के बाद अलिफ बढ़ा देना, सिर्फ एक अलिफ। ठीक है, इबादात हो जाएगा। रस्म की जमा रसूम, इस तरह से आप लोग लिख लेना, एक रसूम। ठीक, हकीकत की जमा हकाइक लिख लेना। ठीक है, और कौल की जमा अक़वाल, इस तरह से आप लोग अक़वाल कर देना, अक़वाल। ठीक है, और शायर की जमा शोरा, इस तरह से लिख लेना आप लोग, शोरा। ठीक है, शोरा। ठीक, तो कंप्लीट हो जाएगा। 5 का ही जमा बनाना है, तो इस तरह से आप लोग जमा लिख देंगे, वाहिद और जमा। अब यहाँ पे हम लोगों का जो है नज़्म का मरकज़ी जो ख्याल पेश करने बोला था, उसका हम लोग मरकज़ी ख्याल पेश करते हैं। देखिएगा, चलिए देखते हैं हम लोग तेज़ी के साथ नज़्म का मरकज़ी ख्याल पेश करते हैं। जवाब है आपके पास, ज़ेर निसाब नज़्म आज का स्टूडेंट दिलावर फ़कार का एक मज़ाहिया नज़्म है, जिसको शायर ने नहायत फ़नकारी के साथ मौजूदा दौर के तलबा पर तंज़ करते हुए पेश किया है। तंज़ का मतलब होता है निशाना। ठीक है, स्टूडेंट पर निशाना बनाते हुए पेश किया है, यानी लिखा है। इस नज़्म में दिलावर फ़कार ने अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में, मज़ाहिया का मतलब होता है मज़ेदार अंदाज़, ठीक है, मज़ेदार अंदाज में आज के स्टूडेंट का होलिया बयान किया है, यानी किस तरह के होलिया है आज के स्टूडेंट, आज के तलबा का। आज के तालिब इल्म को न तो अपने वालिदैन के इज़्ज़त की फ़िक्र होती है, न ख़ुद अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है। मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर, आने वाला, भविष्य काल। ठीक है, न फ़िक्र होती है। अब आगे आपको किस तरह से लिखना है देख लीजिए। चलिए, इसको लिखना है कि फ़िक्र होती है, यहाँ तक कि वह अपने इम्तिहान में फ़ेल होने पर भी
फ़ख्र महसूस करते हैं। क्या करते हैं? वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपने आप पर, कहते हैं कि फ़ेल हुए, उस पर भी वो क्या कहते हैं? फ़ख्र से कहते हैं कि हम फ़ेल हो गए। ठीक है, कोई अफसोस नहीं होती है। आगे कहा जा रहा है कि उनके जहालत, जाहिल की जमा होती है जहालत। ठीक है, जहालत का ये आलम है कि इम्तिहान की नाकामी पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र का इजहार करते हैं और अपने असातिज़ा का इज़्ज़त व एहतराम क्या जाने, बस फिल्मी हीरोइनों पर जान देना और इधर उधर मारे मारे फिरना ही उनकी हॉबी रह चुकी है, यानी आदत रह चुकी है। यहाँ तक कि आज के तालिबे इल्मों को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता, बल्कि कॉलेज वह पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि कॉलेज को वह एक तफरीगाह समझते हैं। यानी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, कॉलेज में सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, एक घूमने की जगह समझते हैं आजकल के बच्चे। ठीक है, अब आपसे एक सवाल पूछ रखा था कि सरशार की ज़िंदगी के हालात बयान कीजिए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में ही करेंगे। जवाब देखिए, उर्दू नावल की इर्तकाई तारीख में पंडित रतननाथ सरशार की नसरी खिदमात और उनकी अदबी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सरशार के मौरिस कश्मीर के रहने वाले थे और गालिबन उनके दादा कश्मीर से हिजरत करके लखनऊ आ गए और वहीं सुकुंद पजीर हो गए। सरशार की पैदाइश भी गदर 1857 ईस्वी से 10 साल कबल 1847 ईस्वी में हुई। सरशार के वालिद का नाम पंडित तीख बहादुर था। इस तरह सरशार का ताल्लुक कश्मीर के आला और मुअज़्ज़ज़ ब्राह्मण ख़ानदान से था, लेकिन बदकिस्मती से सरशार अभी सिर्फ 4 साल के थे कि उनके वालिद जो हैं पंडित और तीख बहादुर का इंतकाल हो गया। मजबूरन सरशार को साया मादरी में ही ज़िंदगी गुजारना पड़ा, यानी अपनी माँ के पास जो है गुजारना पड़ा पूरी ज़िंदगी, और माँ की सरपरस्ती में ही इब्तदाई तालीम हासिल किया, शुरुआती एजुकेशन शिक्षा हासिल किया। यहाँ तक कि उर्दू फारसी अरबी ज़ुबानें भी सीखी। सरशार बचपन से गैर मामूली ज़हानत और ख़ुद तबा के मालिक थे। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, और थोड़ा लॉन्ग है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ा दे रहा हूँ मैं। जब सन शऊर को पहुँचे तो सरशार ने आला तालीम के लिए इंग्लो अरबिक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन तबीयत में अबालीपन की वजह से कॉलेज में ज़्यादा दिनों तक जो है नहीं रह सके और बग़ैर डिग्री लिए ही कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन जब मुआश का मामला दरपेश हुआ, मुआश का मतलब होता है पैसे, रुपए पैसे की मजबूरी होना। ठीक है, जब रुपए पैसे की मजबूरी आया तो कह रहा है कि पेश हुआ तो खीरी ज़िला स्कूल में मौल्लिम की हैसियत, मौल्लिम का मतलब होता है उस्ताद की हैसियत, यानी टीचर की हैसियत से बहाल हो गए, यानी बहाली हुए वहीं पे पढ़ाने के। लेकिन वहाँ भी ज़्यादा दिनों तक मुलाजिमत नहीं कर सके, यानी जॉब नहीं कर सकते, और फितरी उबालीपन की वजह से कुछ ही दिनों के मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देकर लखनऊ वापस लौट आए। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, और थोड़ा है लॉन्ग। ठीक है, लास्ट में आप लोग इसका वफ़ात वगैरह लिख लीजिएगा, हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। और वह सिर्फ 55 साल की उम्र में 31 जनवरी 1903 को हैदराबाद में इंतकाल फरमा गए। ठीक है, ये सारा पूरा पढ़ लेंगे ना, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बन जाएगा, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। अच्छे से आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग ऐप पे ये सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे। AS उर्दू एजुकेशन नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग जो है इसको क्लास को कर सकते हैं। और बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर फीडबैक आप लोगों का अच्छा आता है, लगता है मुझे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग भी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करके अपना जलवा दिखाएंगे और अपने तमाम दोस्तों के पास इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।